जिस तरीके से हम बार बार राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम काम किए गए हैं और जो विज़न है राजस्थान सरकार का कि किस तरीके से आगे इस काम को बढ़ाना है और हम सब का प्रयास ही जो है वो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए भविष्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूती देते हुए राजस्थान के मेडिकल कॉलेज, ये हमारा विषय रहने वाला है और हमारे साथ मंच पर मौजूद होंगे शिव प्रसाद नकाटे जो कि कमिश्नर है मेडिकल एजुकेशन एंड एडिशनल चार्ज ऑफ फूड एंड ड्रग कंट्रोल। सर, शिव सर, चाहूंगी आप स्टेज पर आए और हिमांशु दीक्षित हमारे सहयोगी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हिमांशु सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता देकर शिव सर का स्वागत करेंगे। हिमांशु, ओवर टू यू। हेलो। तो जैसे कि श्वेता ने इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया है कि बात की जा रही है कि भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देते राजस्थान के मेडिकल कॉलेज, और जस्ट अभी हमारी बात हुई डॉक्टर सुभाष गर्ग जी थे, उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है या फिर कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, मेडिकल कॉलेज उनको पहुंचाया जाता है। वहां पर सबसे पहले प्राथमिक उपचार या फिर कैसी भी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान वहां होता है। साथ ही डॉक्टर्स भी वहां से आते हैं और एक बड़ी चुनौती उसका भी समाधान मेडिकल कॉलेज से ही होगा। तो हमारे साथ में शिव प्रसाद नकाटे जी हैं, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन एंड एडिशनल चार्ज ऑफ फूड एंड ड्रग कंट्रोल का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, मेडिकल कॉलेज की भूमिका के बारे में तो बात कर ली, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक बेहतर कल निकालना। और जब मेडिकल कॉलेज की बात की जाती है तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समझ नहीं पाते, जिनको वो सारी जानकारी नहीं मिल पाती कि कैसे मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कोशिशें की जा रही हैं जिससे ये समस्या और जो परेशानी चली आ रही है उनको दूर किया जा सके? धन्यवाद हिमांशु जी, सभी को धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सुबह से बहुत सारे सेशंस हुए हैं, लेकिन एक कंटिन्यूएशन में और एक कंटिन्यूटी में हर चीज़ का एक साझा प्रयास होता है। तो सुबह आपको भी बताया होगा कि एक राजस्थान मॉडल हेल्थ के रूप में उभर के आ रहा है। तो उस दृष्टिकोण से चाहे निःशुल्क दवाई योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, उसके दृष्टिगत रखते हुए ये सभी मेडिकल की फैसिलिटीज़ आम जन तक पहुंचाने के लिए टर्शरी केयर भी बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी केयर पीएससी पे, सीएससी पे सेकेंडरी केयर, उसके बाद जो भी पेशेंट्स जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए टर्शरी सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या हो रहा था कि इस प्रकार की सुविधाएं ज़्यादातर बड़े शहरों में संभाग स्तर पे मिल रही थी। आज हमारे जो राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज के हिसाब से हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दृष्टिकोण से हमारे राजस्थान राज्य में 24 मेडिकल कॉलेज 24 ज़िलों में संचालित है और 23 ज़िलों में संचालित है और 7 मेडिकल कॉलेज आगामी सत्र में चालू होने की संभावना है, जिसका सिविल वर्क जो है प्रगतिरत है और आगे के सत्र से चालू होगा। कुल मिला के ये है कि जो पेशेंट्स पीएससी और सीएससी पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं या उनकी बीमारियां गंभीर है, तो उनको उनके ही ज़िले में जिला मुख्यालय पे इलाज मिल सके, अच्छे डॉक्टरों से, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर से इलाज मिल सके। इस दृष्टिगत से कॉलेजेस चालू किए जा रहे और जो जितनी योजनाएं या पीएससी सीएससी बन चुकी है उनमें भी एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल करवाना ये आवश्यकता है। उस विजन को देखते हुए इन कॉलेजेस के माध्यम से जो नए नए डॉक्टर्स तैयार होंगे वो दूर दराज के क्षेत्र में जाके काम करेंगे। मतलब बेहतर भविष्य के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है मेडिकल कॉलेज, और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है और उस पर अमल भी हो रहा है। और ये कब तक पूरा साकार हो सकता है? कुछ फैक्ट्स में थोड़ा और विस्तृत जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अभी हमारे इस साल में 5 मेडिकल कॉलेजेस अगस्त से चालू हो गए, उसका 3rd राउंड चल रहा है काउंसलिंग का, एडमिशन इज इन द प्रोसेस। इन 5 को अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल हमारे 24 मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं। बचे हुए ये 24 मेडिकल कॉलेज 23 जिलों में हैं, क्योंकि जयपुर मुख्यालय पे
एसएमएस कॉलेज के अलावा एक आरयूएचएस के अंदर भी कॉलेज है। तो जो 7 जिले बचते तो 33 हो जाते हैं। तो 7 जिलों में तो कार्य चल रहा है, प्रगतिरत है, और हमें पूर्ण अपेक्षा है कि हम अगले साल में 24-25 के एकेडमिक ईयर में उसको चालू कर देंगे। बचते हैं फिर 3 जिले, जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़। उनमें भी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, शीघ्र ही शिलान्यास होने की संभावना है। तो इस तरह से हमारे 33 जिलों में 33 कॉलेजेस हो जाएंगे। और जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो वो सीट्स भी बढ़ेंगी? निश्चित रूप से आप अगर सीट्स की बात करेंगे तो अभी हमारे पास लगभग 5480 यूजी की सीट्स उपलब्ध है, 2587 पीजी की सीट्स है, और 263 सीट्स जो सुपर स्पेशलिटी की है। और इसमें अगर पिछले 4-5 साल की भी बात करें तो लगभग यूजी कॉलेज की और पीजी कॉलेज की संख्या में 2 गुना वृद्धि हुई है, और सुपर स्पेशलिटी के सीट्स में भी काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। तो हर दृष्टिकोण से सीट्स भी बढ़ रही है, और जो बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक अपने ही स्टेट में डॉक्टर बनने का सपना पूरा है, क्योंकि यूक्रेन या अन्य रशिया या अन्य कंट्रीज़ में जाके जो लोग डिग्री के प्राप्त करने के लिए जाते थे, उसकी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो यहीं पे वो डिग्री हासिल कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पे ही अपने लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन चुनौतियां क्या आती हैं? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जरूरी मेडिकल कॉलेज में होता है विश्व स्तरीय संसाधन होने चाहिए, ताकि लोगों को अच्छे से पता चल सके, जटिल से जटिल बीमारियों का समाधान वहां पर किया जा सके। तो उसके लिए ये चाहिए संसाधन। तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? जैसा कि मेरे पूर्वोक्त माननीय मंत्री महोदय ने भी आपको बताया कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस स्वीकृत हुए हैं, पुराने कॉलेजेस को छोड़ दे तो इसमें एक स्कीम है जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 60-40% की भागीदारी है। लैंड जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो 60-40 की भागीदारी से 300 से 350 करोड़ रुपए का जो फंड्स है वो शेयर किया जा रहा है, और उसको दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त राशि भी है राज्य सरकार के द्वारा वहन की गई है। इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी परचेस साथ में चल रही है। तो संसाधनों की कोई कमी हमें किसी भी तरह की महसूस नहीं होती है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पे लगातार सपोर्ट मिलता रहता है। अच्छा, एक चीज और रिसर्च की थी तो मैंने निकाली थी कि 80% डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेजों से आ रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस डिग्री करने वाले 20% हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इससे यह समझ में आता है कि राज्य सरकार का जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत प्राथमिकता का रहा है, हमेशा फोकस रहा है। और अगर आप देखेंगे तो टोटल 34 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान में अभी संचालित है, उनमें से 24 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। और ये प्राथमिकता इसीलिए है कि हर जगह पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, दूर दराज के गांव में बहुत सारी बार डॉक्टर्स जाने के लिए उपलब्ध ही नहीं होते। तो अब अगर आप और गवर्नमेंट सेक्टर प्राथमिकता के आधार पे आए तो उसमें गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट के लिए काम करती नहीं है। प्राइवेट में बहुत बार ये देखा जाता है कि उनका वो प्रॉफिटेबिलिटी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्टेप्स उठाए। इसी वजह से हर जिले में और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव से भी ताल्लुक रखते होंगे, जो जिनका घर परिवार गांव में रहता होगा। मेडिकल कॉलेजेस हर जिले में खोले गए हैं, लेकिन गांव तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाना, उन तक जानकारी पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या आप उसमें, आपको लगता है आप कामयाब हो पाए हैं? गांव तक पहुंचाने के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी आयुष्मान भव के अंदर जो कैंप्स भी लग रहे हैं, उसके अंदर हर शनिवार को जो सीएससी लेवल पे हमारे मेडिकल कॉलेजेस से सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं और वहाँ पे लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। तो समय समय पे इस तरह के कैंप्स सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स या स्पेशलिटी डॉक्टर्स को लेके विभिन्न सीएससी स्तर पे, पीएससी स्तर पे करते रहते हैं। इस तरह से उन लोगों को वो सुविधाएं गांव स्तर पे भी टर्शरी केयर उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहते हैं। एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे कैंसर चाहे हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, चाहे हमारे खान पान की वजह से जो बढ़ रहा है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए विशेष करके महिलाओं के अंदर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, उसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और अर्ली डायग्नोसिस के लिए वो फैसिलिटी बड़े अस्पताल में या जिला मुख्यालय पे हमारे जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट्स वगैरह बन रहे हैं उन जगह पे है, लेकिन इसके साथ ही पीएससी या सीएससी स्तर पे और गांव में भी जाके कैंसर वैन के माध्यम से मौके पर ही
उन महिलाओं की जांच हो, अन्य भी प्रकार के जो कैंसर से उनकी जांच हो, जिससे कि डिटेक्शन अर्ली हो जाएगा। तो डिटेक्शन अर्ली हो जाता है तो इट्स क्यूरेबल, जल्दी पहली स्टेज में या सेकंड स्टेज तक भी कैंसर का पता चल जाता है, तो तो ये ये आपकी treat तरफ कर से सकते प्रयास हैं। की जा रही है, इसमें किस ये- हद तक सफलता मिली है आपको? इसमें अभी फिलहाल कुछ 1 महीने 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 6 ऐसी कैंसर वैन्स को हरी झंडी दिखाई गई है, जो हर संभाग मुख्यालय पे, इनफैक्ट 7, एक पहले से की गई थी, 6 अब, तो 7 संभाग मुख्यालयों पे ये कैंसर वैन हमने भेज दी है। और वो 7 संभाग के जो भी जिले हैं, उन जिलों का रूट चार्ट बन के हर दिन कोई ना कोई जगह पे, कोई ना कोई ग्राम पे वो कैंसर वैन जाएगी। पहले प्रचार प्रसार होगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग जो है वो स्क्रीनिंग के लिए आए। और वो एसी वैन बस है पूरी, उसके अंदर सभी हाईटेक मशीन्स लगी हुई है, और वहाँ पे ही उनकी स्क्रीनिंग होगी। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी उस वैन के साथ जाएंगे, और इवन टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन की फैसिलिटीज़ भी उस वैन के अंदर दी गई है। तो ये कार्य गांव ढानी तक के लोगों को सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाने का, टर्शरी केयर का, एटलीस्ट डायग्नोसिस। लेकिन जब आपकी टीम गांव में जाती है, वहां पर लोगों को बताती है, तो वो जागरूकता क्या नजर आती है? फीडबैक आपको क्या मिलता है? बेसिकली जस्ट इट हैज स्टार्टेड एज फार एज कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर वैन इज कंसर्न, बट जो सीएससी लेवल पे, पीएससी लेवल पे हमारे, चाहे वो कैंप्स लगते हैं, विभिन्न अंधता निवारण के कैंप्स है, या भी आयुष्मान भव के अंदर जो कैंप्स लग रहे हैं, तो उसमें पहले डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत बार ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं ग्राउंड लेवल पे, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे नहीं होती है। तो कम से कम डायग्नोसिस होके उनको तारीख और समय दिया जाता है, ताकि वो जिला मुख्यालय के या अन्य कोई टर्शरी केयर सेंटर पे आके अपना जो इलाज है वो पूरा कर सके। अच्छा, जो चुनौतियों की आपने बात की, कैंसर के बारे में आपने बताया कि बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है और जिसको लेकर पहले से ही सावधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन और कौन सी ऐसी जो चुनौती है जिसका अभी आप सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ साल बाद उस चुनौती पर पार पा लिया जाएगा, यानी उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा? मुख्य रूप से ये लाइफस्टाइल डिसीजेज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे है, डायबिटिक की है बीमारी, हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और उसके साथ कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। और इवन छोटे बच्चों में भी कुछ हद तक जो डायबिटिक वाली पर्टिकुलर टाइप रहता है, उसकी बीमारियां देखने को मिल रही है। तो उन बीमारियों के बारे में अवगत कराना, आम जन तक वो सूचना और उसके संबंध में अवेयरनेस क्रिएट करना वो ज़रूरी है। तो नेशनल हेल्थ मिशन की पूरी टीम, मेडिकल एंड हेल्थ की पूरी टीम, वो काम ग्राउंड लेवल पे उनकी पूरी आशा एएनएम सहयोगिनी के माध्यम से तो कर ही रही है। लेकिन जिस तरह के कैंप्स रेगुलर रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, उन कैंप्स के माध्यम से सूचना लोगों को देना, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस किस तरह से बढ़ते हैं, उनका अगर डिटेक्शन नहीं होता, इसीलिए जो निशुल्क जांच योजना है वो बहुत ज़रूरी है, और निशुल्क दवा योजना उसके बाद। तो निशुल्क जांच है तो डायग्नोसिस इजीली हो जाता है पीएससी सीएससी लेवल पे, और जो पीएससी सीएससी लेवल पे प्राइमरीली फिल्ट्रेशन से समझ में आता है कि इनका एक सिम्टम से इंडिकेशन है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का ये शिकार हो सकते हैं अर्ली सिम्टम से, तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला मुख्यालय पे, मेडिकल कॉलेज के स्तर पे 1033 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती है। तो उनमें से फिल्टर करके उन लोगों को टर्शरी सेंटर पे भेज के और डायग्नोसिस करके वो फिर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यही हमारा चैलेंज है, और उसके लिए हम प्रिपेयर्डनेस भी हमारी इसी तरह से है कि कैंप मोड में या पीएससी सीएससी पे एक तरह से रेफरल सिस्टम ढंग से हमारा संचालित हो, और उससे फिर हम लोगों का इलाज कर सकें। मतलब कोई लूप होल यहाँ पर छोड़ने की कोशिश की नहीं जा रही, यही कोशिश है कि हर जगह पर सर्वांगीण विकास जो होता है, ऐसे ही हर बीमारी पर ध्यान दिया जाए। एक मेडिकल कॉलेज की क्या अहमियत रहती है किसी भी राज्य में, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। गर्ग साहब ने भी इस बारे में बताया था कि मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत क्यों रहती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी राज्य को पूरी तरह से स्वस्थ करना है तो मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं अहमियत आपसे जानना चाह रहा था कि एक राज्य के लिए कितनी अहमियत यहाँ पर रहती है, जो सबसे ज़्यादा फोकस राजस्थान में इसी पहलू पर किया जा रहा है। देखिए, आमतौर पे जो नॉर्म्स है वर्ल्ड लेवल पे कि 1000 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर होना चाहिए आमतौर पे। अभी 1000 की तादाद पर 1000 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो अगर हमारा अभी रेशो देखेंगे, और स्पेशली पिछले जो 24 मेडिकल कॉलेज हम ऑलरेडी संचालित कर रहे हैं, और अगर उस पर पहले कुछ समय पहले की बात करें, कुछ सालों की पहले की बात करें, तो ये रेशो बहुत ही हमारा
अच्छा नहीं था, तो वो काफ़ी हद तक सुधर के आया है। राष्ट्र का एवरेज, अपने भारत देश का एवरेज जो है 0.8 है, और राजस्थान ने इतना फास्ट पिकअप करके लगभग 0.72 पे हम अभी पहुंचे हैं। और जैसे ही हमारे ये 7 कॉलेजेस और ऐड हो जाते हैं तो हम नेशनल एवरेज पे अगले साल ही पहुंच जाएंगे ऑलरेडी इस मामले में, जबकि हमने जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे उस दृष्टिकोण से। तो एक साल में पिछले 4-5 साल के अंदर मोटा मोटी 11 कॉलेजेस फंक्शनल हो चुके हैं पिछले। कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस गोल को हम लेकर चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, पूरी कोशिश के साथ प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है, आप लोग कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो लक्ष्य कब तक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं? हम मोटा मोटी 2030 तक प्रति 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर का लक्ष्य हम हासिल करने की स्थिति में रहेंगे। आजकल के युवा डॉक्टर्स में आपको वो जज्बा नजर आता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, और जब युवा कॉलेजेस से बाहर निकलकर असल जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वो उस पल के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि वो उन लोगों के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बिल्कुल एक नए माहौल में जाते हैं वो। युवाओं के लिए तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, क्योंकि पहले तो अन्य राज्यों में उनको जाना पड़ता था, इवन अन्य देशों में मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए जाना पड़ता था। उनकी ख्वाहिश भी है कि हम हमारे ही लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करें, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी था। तो ये मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस तरह की पढ़ाई वो यहीं पे स्थानीय स्तर पे कर सके, और वो फिर जैसे ही डॉक्टर्स बन के तैयार होंगे तो पीजी और सुपर स्पेशलिटी के भी सीट्स हमारी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से युवाओं में निश्चित रूप से अच्छा जोश है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी यही मिल रही है, और मुख्य रूप से कम पैसे में, क्योंकि ये जो सारे कॉलेजेस है मेडिकल कॉलेजेस जो बन रहे हैं ज़्यादातर, जैसे आपको पहले बताया 34 में से 24 मेडिकल कॉलेज जो फंक्शनल है, 34 में से 24 सरकारी है, और सरकारी कॉलेजेस में फीस प्राइवेट की तुलना में बहुत हद तक कम होती है। इसलिए पैसे के खर्चे की बात है, वो भी उसमें भी बचत है, और स्थानीय स्तर पे सुविधा उपलब्ध होना वो भी बचत है। और फिर से मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में क्यों, जैसा वो पहले भी बता चुका हूँ मैं कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज रहेगा तो वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, उन्हीं डॉक्टर्स में से कुछ स्पेशलिस्ट ही बनेंगे और कुछ सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे, और साथ ही हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है PSC CSC लेवल पे, वहाँ पे भी डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त संख्या में जाने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए मेडिकल कॉलेज हर जिले में ज़रूरी है। हाँ, लेकिन शुरुआत में आपने ये बात भी कही थी कि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि शहरों में तो डॉक्टर्स जाते हैं, लेकिन गांव में जाने में उन्हें थोड़ी परेशानी आती है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि गांव में जाएंगे तो वो थोड़ा सा धारा से अलग हो जाएंगे। तो इसको आप कैसे टैकल करते हैं? इसमें पहले डिमांड एंड सप्लाई, ये सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत से गाँव के लोग थे और वो ये बोलते थे कि डॉक्टर्स यहाँ पर आना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए आपने क्या तरीका निकाला? उसका यही सॉल्यूशन है कि डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क है। तो पहले डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम थी, जैसे ये मेडिकल कॉलेजेस पर्याप्त संख्या में आ जाएंगे तो सप्लाई साइड में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हमें मिलेंगे, और वो निश्चित रूप से क्योंकि हर जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है जो कि पहले नहीं थे, तो वहाँ पे भी चले जाएंगे, और कुछ लोग प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी केयर, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे PSC CSC में जैसी संख्या बढ़ जाएगी तो अपने आप ही वो गाँव में भी जाना चालू कर देंगे। इस तरह से ये समाधान हो जाएगा। मुफ्त दवाओं की बात की जा रही है कि हमने ये देखा है कि राजस्थान में मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं, गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं, लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, तो इसके लिए क्या विशेष इंतजाम आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी किए गए हैं ताकि हर जगह तक वो दवाई पहुंचाई जा सके जहां ज़रूरतमंद हो? बेसिकली सेंट्रल ड्रग वेयर हाउस से सभी दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट ड्रग हाउस पे जाती है, और वहाँ से फिर सर थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ, सेंट्रल ड्रग हाउस से दवाइयाँ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाती है, और वहाँ से PSC CSC और इवन सब सेंटर तक भी दवाइयाँ निश्चित रूप से समय अवधि के अंदर पहुंचाई जाती है। उसका एक सॉफ्टवेयर भी बना हुआ है, उस पर हर PSC या सेंटर जो भी है वो अपनी डिमांड्स वेल इन एडवांस बता देता है, वो सेंट्रली समझ में आ जाती है, तो उस हिसाब से वेल इन एडवांस दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था काफ़ी समय से बहुत अच्छे से चल रही है। एज फार एज मेडिकल कॉलेज इज कंसर्न, तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं, तो मोर देन 2000 टाइप ऑफ मेडिसिन एंड अदर रिलेटेड switches and equipments are being provided
at free of cost at district level. दवाइयों के बारे में जो बात करते हैं कि कुछ दवाइयां ऐसी रहती है जो महंगी होती हैं, जो आम लोगों से, गरीबों से थोड़ी सी दूर रह जाती हैं, लेकिन उच्च स्तरीय दवाई उन तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए क्या इंतजाम है? क्योंकि उस प्रकार की दवाइयों को देने के लिए जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल कॉलेज में बैठते हैं और उनके एक्सपर्ट गाइडेंस में ही वो दवाइयाँ दी जाती है, उस तरह की दवाइयाँ वहाँ मिलती है। अदरवाइज इवन सीएससी पे भी आई थिंक 600 टाइप की दवाइयाँ सीएससी पे भी मिलती है और 1000 से ज़्यादा प्रकार की दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे मिलती है। और यदि कहीं दवाई कोई उपलब्ध भी नहीं है तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे संबंधित संस्था के अधिकारी को ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो अपने स्तर पे दवाइयाँ खरीद के भी दे देते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे मैं जरा इस बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर घर में कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है, कोई दिक्कत आती है, तो दो ऑप्शन होते हैं, एक सरकारी अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल। तो जो लोग प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं वो जरा हाथ उठाइएगा। और सरकारी, ये गैप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि ज्यादातर लोग प्राइवेट का रुख करते हैं, हालांकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं होती हैं, जैसे आप लोगों ने कोशिश करी है और संसाधन भी मुहैया कराए हैं, लेकिन वो लोगों का भरोसा कि प्राइवेट नहीं, सरकारी में भी हमें अच्छा इलाज मिलेगा। इसका मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे सरकारी में आए चाहे प्राइवेट में आए, दोनों जगह राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आपका निःशुल्क इलाज हर तरह से संभव है और 90% के करीब जनसंख्या इसमें कैशलेस इलाज में ऑलरेडी कवर्ड है। और एज फार एज रिकॉर्ड इज कंसर्न, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रिकॉर्ड पे हमारे जैसी ये चिरंजीवी स्कीम आने के पश्चात हमारी ओपीडी और आईपीडी की संख्या लगभग 40% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो हमारा जो आईपीडी का चिरंजीवी के अंदर जो आईपीडी के अंदर हमारे आरएमआरएस की इनकम होती है, जो थर्ड पार्टी एजेंसी चेक करने के बाद जो इंश्योरेंस एजेंसी हमें उसका फंड्स रिलीज करती है, कितने पेशेंट्स को आपने चेक किया, उसका हमारा जो इनकम का जो स्टेज है या उसका स्टेटस है, मैं कहूँगा कि कम से कम 3 to 4 टाइम्स बढ़ा है। इसका अर्थ ये है कि हमारे पेशेंट्स की संख्या आईपीडी में और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो हमारी रियल टाइम इनकम उसको शो करती है। तो मतलब प्राइवेट में पैसा भी ज्यादा जाता है, सरकारी ऐसा नहीं है। लेकिन आयुष्मान योजना में तो फ्री में इलाज हो रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल में आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, फिर भी नहीं आती है। मानसिकता कब बदलेगी, ये मेरा सवाल ये था। इनफैक्ट राजस्थान में आई वुड से अदरवाइज है कि गवर्नमेंट में ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में तो फ्री है ही है, प्राइवेट में भी फ्री है जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। तो गवर्नमेंट में इसलिए जाते हैं कि गवर्नमेंट के डॉक्टर्स की और उनके वहाँ पे जो कोई भी दवाई जो चिरंजीवी पैकेज में मान लो कवर्ड नहीं है या इलाज कवर्ड नहीं है, तो राजस्थान में निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत वो सरकारी अस्पताल में वो भी फ्री हो जाता है। और इसीलिए प्राइवेट से ज़्यादा प्रेफर लोग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के कॉलेजेस इलाज के लिए प्रेफर करते हैं। एक सवाल मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है और उस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि सरकारी अस्पताल में योजनाएं बहुत चल रही हैं, सरकार की तरफ से बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका अभी हम पिछले सेशंस में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इन योजनाओं के बारे में पता नहीं, पता करने के लिए भी कहां जाएं ये भी पता नहीं। तो ये कैसे दूर किया जाए, ये जो समस्या है इसको कैसे खत्म किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? इसमें विभिन्न प्रकार की आईसी एक्टिविटीज़ नेशनल हेल्थ मिशन करता रहता है, और जो हमारी फील्ड लेवल वर्कर्स है एनएचएम की और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, चाहे आशा हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहयोगिनी हो, उनके माध्यम से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, और आप जैसे मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल इस प्रकार की जानकारी आम जन तक पहुंचाने में रहता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके छोटे छोटे जिंगल्स हो, चाहे पैम्पलेट्स सॉफ्ट कॉपी में हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भेजे जा सकते, उस तरीके से भेजने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और विभिन्न प्रकार के जो कैंप्स सरकार द्वारा अभी लगाए गए थे, उन कैंप्स के माध्यम से भी इन योजनाओं का प्रचार प्रसार काफ़ी हद तक किया गया है। और मेरे हिसाब से जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के बारे में किसी को भी पूछेंगे आप, तो सबको लगभग पता है इस प्रकार की योजना के बारे में। हर कोई आदमी जानता है कि 25 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में जाए
या एम्पैनल चिरंजीवी हॉस्पिटल के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे निःशुल्क रूप से मिलता है। अच्छा, राजस्थान में बदलाव हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सभी देख रहे हैं, और ये बदलाव जमीनी स्तर पर भी हो रहा है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं वहां पर आप देखते हैं कि लोगों की जिंदगी बदल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है फीडबैक जब आप उनसे लेते होंगे? निश्चित रूप से एक आम आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा खर्चे की बात होती है, वो उसके रोटी कपड़ा मकान के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पे उसका सबसे ज़्यादा खर्च होता है। एक तरह से जीवित रहने का अधिकार का चाहे चाहे वो इलाज के रूप में एक तरह से देने की जो बात है, और उसको जब निःशुल्क इलाज मिलता है 25 लाख रुपए तक का, किसी भी प्रकार का अंग प्रत्यारोपण जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं, चाहे वो किडनी का हो, लीवर का हो, चाहे इवन हार्ट ट्रांसप्लांट भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुके हैं। तो एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, आम इंसान को पैसे नहीं है इस कारण इलाज से मुखातिब नहीं रहना पड़ता है, और इस चीज़ को देख के निश्चित रूप से अच्छा लगता है कि हम भी उस दिशा में कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आपने जिन मेडिकल कॉलेजेस की बात करी और जिस महाअभियान की बात यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अंगदान की, इसको आप एक महाअभियान के तौर पर राजस्थान सरकार यहाँ पर चला रही है, तो जो मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं या फिर अभी खोले जाने हैं, क्या हर जगह ये सुविधा होगी? फिलहाल अभी जयपुर में, बीकानेर में और कोटा में ये सुविधा ऑलरेडी उपलब्ध है। अन्य कॉलेजेस में भी ये कुछ हद तक कुछ छोटे छोटे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कार्य पुराने हमारे अजमेर जैसे कॉलेज में और उधर करने का प्रयास हमारा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्षमता वर्धन, हम डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है इसमें, एक्सपर्ट्स की, और उस तरह के फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो बहुत केयरफुली हर चीज़ को करना पड़ता है, चाहे वो ऑर्गन रिट्राइवल की बात है या, और ऑर्गन रिट्राइवल तो बहुत सारी जगह पे हमने चालू कर दिए हैं, मतलब जो ऑर्गन रिट्राइव करना है वो तो सेंटर्स हमारे काफ़ी संख्या में चालू हो रहे। एक्चुअल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की जो प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, तो हम धीरे धीरे उसका भी विस्तार कर रहे हैं। 4-5 जगह पे ऑलरेडी चालू हो चुकी है, अन्य जगह पे भी चालू। जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, यही तो बात कर रही है राजस्थान सरकार कि लोगों को एक शहर से दूसरे शहर भटकना ना पड़े, इसके लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो यही मैं जानना चाह रहा हूं कि वक्त कितना लगेगा, कितना लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं जो आप जनता तक डिलीवर कर सकें? निश्चित रूप से अगले 2 साल में हमारे 4-5 कॉलेजेस और बढ़ जाएंगे, और कोशिश है कि 2030 से पहले पहले हर जिला मुख्यालय पे जो नेसेसरी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर है, वो सब जगह पे स्थापित हो जाए। 100% परफेक्ट की बात की जाए तो शायद कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाएंगी। आपकी नज़र में वो कौन सी ऐसे क्षेत्र हैं, वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप और मजबूती के साथ काम करना चाहेंगे, या फिर सरकार उन जगहों पर और ज़्यादा फोकस कर रही है कि यहां पर थोड़ा सा और स्ट्रगल किया जा सकता है ताकि लोगों तक मदद पहुंचे? जिस तरह से हम मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम सबको ध्यान में रखना है कि इस सभी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमें उतने ही संख्या में नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़रूरत है, स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ की। और अगर आपने अभी देखा होगा कि भारत सरकार का भी विजन है कि हम एक नेट एक्सपोर्टर एज फार एज नर्सिंग सर्विसेज इज कंसर्न, हम एक काफ़ी पूरे बहुत सारे कंट्रीज़ को हम नर्सिंग के एक्सपर्ट्स उपलब्ध करा दें। तो उस दृष्टिकोण से उसको ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से ही राजस्थान सरकार ने पिछले कुछ समय में इनफैक्ट 2022 में एग्जैक्ट अगर फिगर मैं आपको बताऊं तो नर्सिंग के लगभग 16 कॉलेजेस 22-23 में चालू किए हैं। तो अब हमारे 19 पहले 17 थे, अब 19 चालू किए हैं। तो 36 कॉलेज नर्सिंग के चालू हो गए और 2600 सीट्स बीएससी नर्सिंग की हम चालू हो चुकी है। और क्रेडिबल एंड रिसोर्सफुल स्किलफुल नर्सिंग स्टाफ तैयार करने की दृष्टिकोण से हम प्रयास कर रहे हैं, और इसमें और हम ज़्यादा प्रयास करने का। मेडिकल एजुकेशन की बात सरकार का फोकस है, सरकार हर जगह कदम कर रही है, तो मेडिकल एजुकेशन के तौर पर राजस्थान का फ्यूचर कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बहुत अच्छा फ्यूचर है। जिस तरह की स्पीड हमने ली है अन्य राज्यों की तुलना में, तो हमारी जो स्पीड से हमने जो कॉलेजेस हर ज़िले में मंजूर करा है, उसको देख के अन्य राज्य भी अब आगे आ रहे हैं और ले रहे हैं। एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि 75 कॉलेजेस फेज़ 3 में
भारत सरकार ने सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड, जिसमें 60-40 रेशो में स्कीम है, तो 75 में से 15 कॉलेज केवल और केवल राजस्थान ने प्राप्त किए पूरे कंट्री में। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल एजुकेशन की स्पीड राजस्थान में किस गति से आगे जा रही है। तो मतलब ये माना जाए कि जो राजस्थान से निकलने वाले जो डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ राजस्थान का नाम ही ऊंचा नहीं करेंगे, ये पूरे देश का नाम ऊंचा करेंगे और विदेशों तक भी जाएंगे। निश्चित रूप से ये स्थानीय स्तर पे भी कुछ लोग रहेंगे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे और कुछ इंटरनेशनल स्तर पे भी अपनी प्रतिभाओं से लोगों की सेवा करते रहेंगे। जो मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो निश्चित रूप से आपको अन्य राज्य में या विदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये सपना राजस्थान में ही सरकारी कॉलेजेस में भी पूरा हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज ऑफ कोर्स 10 है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में सरकारी कॉलेज से 7 कॉलेज अगले साल में चालू हो जाएंगे और उससे अगले साल में 3 चालू हो जाएंगे। तो आपका सपना यहीं पे साकार हो सकता है, कम पैसे में स्थानीय स्तर पे हो सकता है। तो आप निश्चित रूप से सपना देख सकते हैं डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बन के अपने राज्य की, देश की सेवा करने का भी सपना आपका पूर्ण हो सकता है। क्वालिटी एजुकेशन आपको राजस्थान में ही मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और धन्यवाद। बहुत से बारीक पहलू थे जिनके बारे में आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू शिव प्रसाद जी। आपने जिस तरीके से बताया कि कैसे राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में मेडिकल कॉलेज जो हैं खुलने भी हैं और जो मेडिकल कॉलेज फंक्शन कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कदम से कदम मिलाकर ही हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की आज बात कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्शन, अगर इस डिपार्टमेंट की हम बात करें तो किस तरीके से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि अगर हम देश की बात करें तो जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अभी काफी इंटरेस्टिंग सेशन जो है वो होने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ छोटे से टी ब्रेक की जरूरत है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी जो बैठे हैं, जो हमारे गेस्ट भी बैठे हैं, थोड़े से ब्रेक की जरूरत उन्हें नजर आ रही है। तो टी